दोस्तों ये काफ़ी भयानक दृश्य अभी जो है हिमाचल प्रदेश से देखने को मिला, खासकर शिमला से। जब यहाँ पर एक पूरा का पूरा पोर्शन जो लैंड का जो है वो स्लाइड होकर नीचे आ गया और उस पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर यानी कि घर बने हुए थे और उसमें कई सारे लोग भी यहाँ पर अभी रिसेंटली देखने को मिले, तो कई सारे लोगों की जान गई। तो इस तरीके का जो लैंडस्लाइड है ये इतना ज़्यादा भयानक हो चुका है आज के डेट में देश के अंदर में, चाहे आप लोग किसी भी रीजन में क्यों ना हो, ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इवन आप लोगों को मैं भी दिखाऊंगा, यूपीएससी इसके ऊपर आंसर राइटिंग में क्वेश्चन पूछ चुकी है, आज नहीं 2013 में, यानी कि अभी 10 साल बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 10 साल पहले भी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, क्योंकि यूपीएससी जब भी कोई कंडीशन आती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है, जैसे अभी यहाँ पर आप लोग देखो। तो इतनी भयानक सिचुएशन यहाँ पर रिसेंटली अभी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो एक तरीके से अनप्लान्ड जो यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार टूरिज्म के नाम पर डेवलपमेंट किया जाता है। तो इस टॉपिक को काफी तसल्ली में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से अभी। जब कभी भी बारिश आती होगी, एक बार सोचकर देखो जो लोग इस एरिया में रहते हैं उनकी रातों की नींद जो है वो हराम हो जाती होगी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिसके बारे में मैंने बात की थी, और ये ऐसा नहीं कि हिमालयन रीजन में ही देखने को मिलता है, काफी लार्ज स्केल पर वेस्टर्न घाट वाले रीजन में भी आप लोगों को यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। आप लोग कई सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जिसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। वैसे यहाँ पर देखिए, अब तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के द्वारा, कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि जो मलबा यहाँ पर देखने को मिला, मतलब एक तरीके से समझो कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स यहाँ पर हो गया। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग रिलेटिव जो है वो किसी दूसरे एरिया में रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब जब यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं, जब ये न्यूज़ देख रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से रोने का मन कर रहा है बार बार। क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि इस तरीके से आप लोग समझिए, जैसे ये चीज़ मैंने तब फील की थी जब मेरे फादर साहब जो आर्मी में थे, और जब भी यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह की कंडीशन देखने को मिलती थी, जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर लड़ाई की बात चलती थी, तो मतलब एक तरीके से ना रातों की नींद हराम हो जाती थी। वो वाली कंडीशन रहती थी कि मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मतलब एक तरीके से कई बार रातों को मतलब नींद नहीं आती थी। ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यही सोचो कि जो रिलेटिव हैं, कोई भी कहीं पर रह रहा है, मान लीजिए किसी के घर वाले वहाँ पर रह रहे हैं, वो छोड़कर पढ़ने के लिए दिल्ली या फिर किसी एरिया में आ गया काम करने के लिए, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो कई सारे लोगों ने अपनी यहाँ पर देख तरीके से उन्हें कहते हैं कि दिल का दर्द यहाँ पर सुनाया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। चलिए, ये काफ़ी एक दुखद घटना है, जो एक तरीके से इस तरीके से यहाँ पर जब भी कोई कंडीशन होती है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसके ऊपर बात की जाती है कई बार, और आज की बात नहीं, यहाँ पर पहले भी इसके ऊपर बहुत बातें की जा चुकी है। तो यहाँ पर कंडीशन आप लोग देख सकते हैं किस किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है। ये अब की बात नहीं है, ये हमेशा से, और ये दो तरीके से देखने को मिलती है। जिस तरीके से एवलांच देखने को मिलता है, जैसे बर्फ जो है एक तरीके से खिसक कर नीचे आती है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा। तो ये इस तरीके कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पर लैंड पर होती है जब जमीन जो है वो खिसक कर आती है। तो जब बर्फ खिसकती है उसको हम लोग एक शब्द से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं अवलांच, ठीक है। और जब यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, वो मैंने भी आप लोगों को दिखा दी, इसको नॉर्मली लैंडस्लाइड बोला जाता है जब इस तरीके से जमीन जो है वो खिसक कर नीचे आती है। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है यहाँ पर, इसको आप लोग दोनों ही तरीके से लेकर चल सकते हैं। एवलांच जो लैंडस्लाइड, ये यहाँ पर दोनों अलग अलग फिनोमिनन है, इनको आप लोग ओवरलैप मत करिएगा। जब भी किसी राज्य के अंदर में आप लोगों को ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो यहाँ पर स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो काम करती हुई नजर आती है। और ये सेक्शन 48 के अंदर जब आप लोग जाओगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है। हमारे देश में ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लेकर आया गया था। क्यों? क्योंकि 2004 में बहुत ही भयानक सुनामी देखने को मिली थी देश के अंदर में एक तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पर लगा कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, तो तब यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था। इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर देखो, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है बताइए, मतलब थे, अभी तो आप लोगों को नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन देखने को मिलेगा। उसने खुद यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का 28,00,000 रुपीज जो है वो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को देने को किए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइक्लोन, सूखा, अर्थक्वेक, फायर, सुनामी, या फिर ओले पड़ गए, या फिर लैंडस्लाइड आ गए, एवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, बहुत सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर सिचुएशन खराब करती हुई नजर आती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो भी फंड इसको एलोकेट किया जाता है, वो 10% ऑफ द जो फंड अवेलेबल है एसडीआरएफ के अंदर, वो इमीडिएट रिलीफ के लिए, मान लीजिए अभी यहाँ पर एक तरीके से लैंडस्लाइड हो गई, तो उसको इमीडिएटली रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा यहाँ पर, तो उसके लिए इमीडिएटली ये पैसा जो है यूज करने के लिए उनको अलाउ किया जाता है। और ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी आसाम में रिसेंटली लैंडस्लाइड देखने को मिली, इतनी भयानक कि वहां पर ट्रेन तक बहा कर ले गया जब यहाँ पर वो मलबा ऊपर से स्पीड में आया। ऐसे ही केरला के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर हर एरिया में आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो दो मेन रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जब भी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
अगर आप लोग ध्यान से इसको देखोगे, एक तो कंडीशन आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो सिचुएशन जो निकल कर आती है कि एक तो इंसान जो है वो यहाँ पर किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अभी जोशीमठ वाला एग्जांपल ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया था अभी जनवरी के महीने में, आप लोग देखते हैं यहाँ पर। उस टाइम पर मैंने कई सारी जो कमिटीज़ वगैरह के बारे में भी आप लोगों को बताया था, 4 धाम पर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ यहाँ पर। तो ये आप लोग देखते हैं कि MC मेहरा कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1976 में थी, जब उन्होंने बोला था कि अनसाइंटिफिक कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अनसाइंटिफिक यानी कि अनप्लान्ड, यानी कि पहले चीज़ों को चेक कर लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। यानी कि ये समस्या इतनी पुरानी है कि 1976 की बात कर रहा हूँ, आप लोग अगर अंदाजा लगा के देखोगे तो आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब से लेके अब तक सेम सिचुएशन बनी हुई है। तो यानी कि इसको सीरियसली लिया ही नहीं गया है, जिसकी वजह से सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर अभी देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर इन चीज़ों को रोकना चाहिए। अभी भी कई सारे यहाँ पर डेवलपमेंट किए रहे, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर वे में चेक कर ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई कंडीशन ऐसी नहीं देखने को मिले जिसकी वजह से कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिससे लोगों की जान जाए। तो ये बातें हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, 4 धाम आप लोगों को पता है कि लोग जो हैं कितनी श्रद्धा रखते हैं, खासकर 4 धाम में। पर लेकिन जब श्रद्धा की बात आती है, उसको साथ में रखते रखते लोगों की जिंदगी के बारे में भी हम लोगों को सोचना है, क्योंकि उसके नाम पर बड़े बड़े होटल वहां पर क्रिएट किए जा रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पर डेवलप हो रही है। तो इसके चलते बहुत ही बुरी कंडीशन देखने को यहाँ पर मिलती है। तो क्या साइंटिफिकली हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि वहां पर एक तरीके से, नहीं आप लोगों ने देखा होगा दुनिया भर के पेड़ काटे जाएंगे जब कोई घर बनेगा, वहां पर कोई सड़कें बनेगी, कोई होटल बनेगा, कोई रिजोर्ट बनेगा, तो उसका खामियाजा फिर उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो लोग नॉर्मली वहां पर रहते हैं। क्योंकि जैसे हम जैसे लोग हैं, मान लीजिए घूमने के लिए गए, घूम कर आ गए आराम से, पर लेकिन जो रियलिटी में वहां पर ग्राउंड लेवल पर रह रहे हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम फिर यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो ये कमेटी का भी नाम एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए गए थे यहाँ पर, क्योंकि लैंडस्लाइड के बारे में ना भी आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों को कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, अगर ये चीजें आप लोगों ने डिसाइड नहीं की तो हाथ से फिसल जाएगा आज का भी दिन रेत की तरीके से, और फिर शाम को फ्रस्ट्रेट होकर बैठोगे कि यार आज का दिन और चला गया। तो इसलिए आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आज के दिन को कैसे लेकर आप लोग चलने वाले हो। यहाँ पर बड़ी शानदार बात बोली गई है, बोला गया कि सफल होने के लिए 3 नियम बना लो जिंदगी में, अगर चाहते हो आप लोग अपनी जिंदगी में टारगेट को अचीव करना। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो अगर आप लोग खुद से वादा करोगे, किसी को दिखाना नहीं है कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा वो अपने आप दिख जाएगा लोगों को। उसके लिए मेहनत इतनी ज्यादा करो कि सामने वाला कोई भी मेहनत क्यों ना कर रहा हो, उससे डबल मेहनत आप लोग की होनी चाहिए, तभी जाकर आप लोग अपने टारगेट को जो है वो अचीव कर पाओगे। और मेहनत करते करते कई बार मन करेगा कि नहीं यार रहने देते हैं, बहुत हो गया आज के लिए। नहीं, जो डिसाइड किया है आज, जो प्लान आप लोगों ने बनाया है, उसको कंप्लीट कर कर ही आप लोग, जब तक एक तरीके से कंप्लीट कर कर ही आप लोग बैठोगे, जब तक आप लोगों को शांति नहीं मिलेगी, वो वाली टेंडेंसी अगर अंदर आ जाएगी तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मुकेश अंबानी साहब का एक इंटरव्यू सुनना था, मुझे याद आता है कई बार वो, कि मैं जो डिसाइड कर लेता हूं आज की कल मुझे क्या करना है, जब तक इवनिंग में, रात में वो चीज कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं अपने बेड पर नहीं जाता। तो यानी कहने का मतलब ये कि एक कमिटमेंट है इंसान के अंदर कि हाँ ये डिसाइड किया है तो आज ये कंप्लीट करके ही सोना है, भले ही कुछ क्यों ना हो जाए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब कंप्लीट करने के चक्कर में कि आप लोग जो है एक तरीके से ना पूरी रात जग गए फिर अगले दिन जो है बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं है। यानी कि आप लोगों को पूरा का पूरा दिन जो है वो बैलेंस ले में चलना पड़ेगा, बैलेंस एक तरीके से वे में डिसाइड करिए कि किस टाइम तक कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर टाइम और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम अगर रहेगा तो आप लोग उसको टैकल कर पाओगे। पता चला कि पूरे दिन में काम करना है और पूरे दिन में पढ़ाई नहीं करे, रात को बैठ रहे हैं 8 से 10 बजे लेकर कि हाँ अब करेंगे कंप्लीट, तो फिर अगला दिन बर्बाद करने वाले हो इसके चक्कर में, याद रखिएगा। और इससे फिर आप लोग कोलैप्स हो जाओगे अगर इस पैटर्न में चीजों को लेकर चलोगे। तो हमेशा डिसाइड करो कि हाँ आज कंप्लीट करना है, किस टाइम तक कंप्लीट करना है, तो टाइम स्टैम्प उसमें जरूर लगाइए अगर रियलिटी में चीजों को इंप्रूव करना आप लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम स्टैम्प नहीं लगाओगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, ये मैं आप लोग गारंटी देता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात, कल एक टेस्ट लिया था जिसमें यहाँ पर बेसिकली ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट था यहाँ पर ये, जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो देखने को मिली, मतलब 70 से 80% जो मैंने बोला था टॉप 50 बच्चे जो आएंगे, वो यहाँ पर 70 से 80% जो है उसमें लड़कियां देखने को मिल रही हैं। यानी कि लड़कियों ने बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से यहाँ पर ये पेपर दिया और इसमें 70 से 80% जो है वो लड़कियों ने यहाँ पर बाजी मारी। वो पूरी की पूरी जो लिस्ट है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में, उस लिस्ट को देखिएगा। और जैसे ही आप लोग उस लिस्ट को देखो, अगर आप लोगों का बेसिकली नाम है, जाकर एक बार चेक करना आप लोग यहाँ पर उसको, आप लोगों का नाम है तो आप लोग को क्या करना है, जब भी आप लोग कोई भी यहाँ पर आप कोर्स खरीदेंगे तो उसमें
तो उसमें एक टेस्ट नाम करके TEST टेस्ट 33, ठीक है। तो ये कूपन कोड आप लोग इस्तेमाल कर लेना। कोई भी कोर्स अगर आप लोग अभी यहाँ पर लोगे तो 33 का डिस्काउंट, परसेंट का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। परसेंट की बात की जा रही है तो जोन सा भी सबसे महंगा कोर्स होगा उसमें सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा, जो सस्ता होगा उसमें कम होगा, क्योंकि परसेंटेज की जब बात आती है तो उसमें इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप लोग अपने हिसाब से यूटिलाइज इसको कर सकते हैं। ये जो बेसिकली कोर्स के लिए है, टेस्ट सीरीज के लिए नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूरी लिस्ट जो है शेयर कर दी जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिसके भी उसमें नाम आए। टॉप 50 नाम वहां पर देखने को मिले हैं। तो ये बेसिकली इसलिए रहता है कि कई सारे टैलेंटेड बच्चे हैं पर लेकिन उनके पास में रिसोर्सेज की कमी है। तो कम से कम एटलीस्ट वो इसका इस्तेमाल कर अपनी जो है बेसिकली रिसोर्सेज, एक तरीके से मेहनत का इस्तेमाल कर अपनी चीज़ों को अचीव कर सकें, उसके लिए यहाँ पर ये एक प्रोविज़न किया जाता है। और मैं एक तरीके से जब मैंने देखा चीज़ें तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा उसमें मैक्सिमम लड़कियां देखने को मिली थी यार। मतलब ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि लड़के पढ़ने के मूड में नहीं है, क्या कंडीशन है मुझे समझ में नहीं आया। पर लेकिन हाँ, ये सिचुएशन मुझे देखने को मिली वहाँ पर। लिस्ट शेयर करूँगा तो आप भी देख लेना एक बार, आप लोग नज़रों में को निकालोगे। पर ये मत बोलना कि सर हमारा नाम नहीं है, क्योंकि बहुत सारों ने बाद में टेस्ट दिया होगा। मैंने बोला था कि 9:30 से लेके 11:30 तक जो टेस्ट होगा तो एग्जैक्ट 11:40 पर वो लिस्ट जो है वो जनरेट कर दी गई थी। उसके बाद में अगर किसी का भी नाम है, जो कि कई सारे देखने को मिलेंगे आप लोगों को, वो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये कि उन्होंने बाद में टेस्ट दिया है। तो इस बात के लिए आप लोग कंफर्म कर लेना पहले ही, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट 11:40 पे वो लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर दी गई थी, तैयार कर दी गई थी। उसके बाद में जिसका भी नाम आया होगा, चाहे वो फर्स्ट रैंक क्यों ना हो, उसका फिर कोई मतलब नहीं है। ये आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए लिस्ट जो है वो शेयर कर दी जाएगी। उसमें जो यूज़ करना है ये है जो आप लोग अपना यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर आगे होगा, तब तक वेट करिए। आप लोग चीज़ों को करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पूरा सिस्टमेटिक में अपनी चीज़ों को लेकर चलिए। और अपना जो वीकली क्विज होता है उसको आप लोग अटेम्प्ट करिए अच्छे से। इससे फिर क्या होगा, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उसमें आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है जो कि एप्लीकेशन पर आप लोग को देखने को मिलते हैं। इनको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, ओके। तो टेलीग्राम पर लिस्ट जो है वो शेयर कर दी जाएगी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपने शेयर की यहाँ पर, एक स्टूडेंट की जिंदगी कैसी होती है, लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसको आप लोग देखना तो आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे, आप लोग अपने साथ में इसको कोरिलेट कर पाओगे। बड़ी ही प्यारी लगी मुझे जब ये वीडियो मैंने सुनी। तो ऐसी कोई चीज़ हुआ करे जो कि मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, वो आप लोग जरूर शेयर करो, ठीक है। देश के अंदर में एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया अभी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा स्पीच दी गई तो उसमें डेवलप्ड नेशन की बात की गई। उन्होंने बोला कि 2047 तक हम लोग अपने देश को जो है वो डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक था कि डेवलप नेशन बनाना देश को, इंडिया को 2047 तक का। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई वो मुद्दा छुड़ा जीडीपी के ऊपर। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि हमारे टेन्योर में जो है वो जीडीपी जो है काफी अच्छी बढ़ती हुई आ रही है। तो इसको लेकर कई सारे आर्टिकल छापे गए और उसके ऊपर कई सारे कमेंट भी यहाँ पर देखने को मिले। मतलब क्या था, मतलब यहाँ पर यह था कि अगर जीडीपी बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया कई सारे अपोजिशन के लोगों के द्वारा कि अगर जीडीपी इतनी अच्छी आपके एरिया में देखने को मिल रही है आपके टाइम में, तो फिर इतने सारे लोग एमजी नरेगा में क्यों एनरोल कर रहे हैं। एमजी नरेगा में हर साल जो है 5 से 10% जो है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि एमजी नरेगा में लोगों की संख्या घटे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके बारे में बार बार बात की जाती है कि देश के अंदर में गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर में इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, आखिर उनको क्यों नहीं भर रही है सरकार, इतनी कम पोस्ट क्यों लेकर आती है यहाँ पर, इसके बारे में बात की जाती है। बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट आज के डेट में खाली पड़ी है, तो उनके लिए प्रोविजन किया जाए। पर लेकिन ये आसान भी नहीं रहता है। रीजन क्या है कि इतने सारे लोगों को एक साथ ट्रेन करना, उसकी कैपेसिटी नहीं रहती है। ये अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला था। तो इसके लिए फिर स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसके लिए निकाल कर लेकर आना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इशू भी यहाँ पर उठाए गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हो जाता है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप लोगों को देखने को मिला एक हिस्टोरिक डे जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बेसिकली यहाँ पर झंडा फहराया गया था और बोला गया था कि आने वाले बेसिकली 100वीं जब सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो हमारा देश जो है वो एक डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। डेवलप्ड नेशन अगर आप लोग बोलना चाहें तो उसकी अभी डेफिनेशन क्या क्या होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, वो मैं सभी आप लोगों को बताने वाला हूं। पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो यहाँ पर आता है कि डेवलप्ड नेशन जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर, इसका मतलब ये नहीं कि बस देश की जीडीपी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात की जाएगी कि उसका ग्रोथ कितना होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जब उसका ग्रोथ होगा इंडिविजुअल पर्सन का, तो यहाँ पर तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ देश जो है वो एक डेवलप नेशन की कैटेगरी में यहाँ पर देखने को मिलता है।
जो डेवलप नेशन होते हैं वो मैक्सिमम एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। अपनी चीज जो है उनके अंदर में काफी अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा देखने को मिलता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो काफी तसल्ली में कर पाते हैं, चाहे वो खरीद के करनी हो चाहे वो अपने देश से करनी हो, पर हाँ उनके पास में रिसोर्सेज रहते हैं, पैसे रहते हैं कि वो उस चीज को कंप्लीट कर पाते हैं। अगर कंट्री की आप लोग बात करें यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब यहाँ पर कि अच्छा ये लोअर इनकम देश है, ये लोअर मिडिल इनकम है, ये अपर मिडिल इनकम है, ये हाई इनकम कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी जो हमें लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर जो इंडियन है उनका जो एक तरीके से अगर इनकम देखने को मिले यहाँ पर कैपिटा, हर एक इंसान के अगर हमारे देश में जितना भी पैसा है अगर उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हर एक इंसान के हिस्से में 2170 के करीब आप लोग यहाँ पर डॉलर देखने को मिलेंगे। ये डॉलर की बात की जा रही है। अगर सेम कंडीशन आप लोग चाइना में जाओगे तो यहाँ पर 11,000 आएंगे हिस्से में। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो यही यूके यूएसए में अगर आप लोग जाओगे या फिर नॉर्वे में जाओगे तो यहाँ पर ये 84,000, तो 2,000 और कहाँ 84,000, तो डिफरेंस आप लोग देखो। तो यानी कि जब एक इंसान के हिस्से में पैसा आ रहा है तो तब यहाँ पर आप लोग इसको देखोगे पर कैपिटा इंसान के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका क्राइटेरिया कौन देता है? इसका क्राइटेरिया देता है यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डेवलप नेशन है या फिर क्या है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है वो यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं डेफिनेशन ऑफ द डेवलप कंट्री। तो यूएन के द्वारा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि लोअर मिडिल, इसी के साथ में अपर मिडिल या फिर हाई इनकम कंट्री। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि कौन कौन सी कंट्री किस किस कैटेगरी में आती है, तो ये इसके द्वारा यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। तो जब यहाँ पर हाई इनकम कंट्री कब आएगी? जब डेवलप नेशन बनेगा कि जब 2000 से बढ़कर हमारी जो पर कैपिटा है वो कितनी हो जाएगी? 13,000 हो जाएगी। यानी कि अभी 11,000 का आंकड़ा और हम लोग को क्रॉस करना है, तब जाकर यहाँ पर डेवलप नेशन हमारा कहलाएगा। इसके नीचे अगर आप लोग जाओगे तो फिर मिडिल इनकम कंट्री में आओगे जहां पर चाइना देखने को मिल रहा है। तो चाइना जल्दी ही अपना ये आंकड़ा क्रॉस कर यहाँ पर जंप करने वाला है। और इसमें जो काउंट किया जाता है ये ग्रोस नेशनल इनकम काउंट किया जाता है, GNI, ठीक है। तो इसको ग्रोस यानी कि एक तरीके से कंप्लीट जो है नेशनल इनकम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसमें पर कैपिटा की बात की जाती है कि इंडिविजुअल के हिस्से में कितना आ रहा है बेसिकली। और जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर जो GNI बेसिकली अगर आप लोगों को निकालना है तो इसमें क्या होता है, हमारे देश की जो टोटल हमारे देश की अर्निंग हो रही है उसमें से माइनस कर देते हैं जो हमारे देश में से रेमिटेंस जो है बाहर जा रहा है, यानी कि जो हम लोग कमा रहे हैं और जो बाहर जा रहा है उसका जो डिफरेंस निकल कर आता है तो ग्रोस नेशनल इनकम वहां पर देखने को मिलता है। तो उसको फिर अगर हम अपने देश के अंदर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो तब यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला निकल कर आता है। मतलब समझने के लिए आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए आज की डेट में हमारे देश में जैसे 100 रुपए जो है वो बाहर से रेमिटेंस आ रहा है हमारे देश में अगर बात करें, ठीक है। हमारे देश से बाहर जो जा रहा है वो 10 रुपए जा रहा है। अब 10 रुपए 100 में से घटा दिया तो 90 रुपए हमारे पास में बच गए। अब ये 90 रुपए जो है हम लोगों ने अपने देश के अंदर में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया और हमारे देश के अंदर मान लीजिए आज की डेट में 9 लोग रहते हैं तो हर एक इंसान के हिस्से में 10-10 रुपए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो यानी कि ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया आप लोग को देखने को मिलते हैं। जब यहाँ पर डेवलप नेशन होता है तो GDP देखी जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर डोमिनेटेड टेरिटरी और एक तरीके से यहाँ पर क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में बात की जाती है। कंपनी जो भी यहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कराती है उसके बारे में चेक किया जाता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कैसे बढ़ी है उसको देखा जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकल कर आए। तो नॉर्मली अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया देखने की कोशिश की जाती है कि अच्छा ये जो देश है अब ये डेवलप कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है। तो डेवलप का मतलब ये होता है कि एक तरीके से अच्छे लेवल पर अपने ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट में, हेल्थ में, एंटरटेनमेंट में, सब चीजों में हम लोग जो है एक तरीके से अच्छे लेवल पर हम लोग डेवलपमेंट कर चुके हैं और अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो भी एडवांस लेवल पर। जैसे आज के डेट में हम लोग बाहर से चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, मैक्सिमम चीजें हम लोग अपने ही देश में अगर बनाए, अपने ही देश में बेचे तो हमारी इतनी बड़ी मार्केट है कि बाहर जाने की हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा और जब हम लोग इसको समझेंगे तो हम लोग को फायदा देखने को मिलेगा। और इसी के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि अपने ही देश में हम लोग को व्यापार बढ़ाने, तो जितना ज्यादा व्यापार बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टार्टअप वगैरह सिस्टम बढ़ेंगे। हमारे देश के अंदर में लोगों को अपने ही घर में जो मिलती है आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। बाकी ये कुछ अचीवमेंट है कि देश ने क्या क्या अचीव किया है पिछले, बेसिकली अगर बात करें 1950 से लेकर आज तक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डेटा आप लोगों के सामने, कितना हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास में कितना शानदार आज के डेट में देखने को मिल रहा है। फूड प्रोडक्शन में हम लोग कितने अच्छे लेवल पर, आज के डेट में कई सारे एरिया ऐसे हैं कि हम लोग दुनिया में टॉप पर बैठे हुए हैं। जैसे दाल दलहन के मामले में अगर बात करें, इसी के साथ में मिल्क के बारे में हम लोग बात करें, ये टॉप लेवल पर हम हैं। जूट में हम लोग बात करें, दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर हम हैं।
तो ऐसे पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखते हैं अपनी देश के बारे में बात करने के लिए। और लिटरेसी लेवल के बारे में अभी यहाँ पर 2011 सेंसस के हिसाब से बातें करते हैं। आगे अभी 2021 का सेंसस आएगा तो और बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी अच्छे से। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखाता हूँ इंडियन ओशन के अंदर में, जो आप लोग एग्जैक्ट देख पाओगे। देखने पे आप लोग यहाँ पर इसको समझ पाओगे। एक सेकेंड, ये दूसरा खुल गया ये तो कहीं और ले गया भैया। अब देखिए, अब एग्जैक्ट लोकेशन पर आप लोगों को जाते हुए नजर आओगे। ये यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीचों बीच एक आइलैंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसका नाम है कच्चदीव आइलैंड। ये कच्चदीव आइलैंड जो है ये आज से नहीं, काफी लंबे समय से इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक कंट्रोवर्सी का रीजन है। अभी फिलहाल फिर से ये न्यूज में आ गया। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बोला इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मेन प्रॉब्लम है आज की डेट में वो है ये कच्चदीव आइलैंड। कह रहे हैं कि अगर ये जो आइलैंड है पर्टिकुलर, इस आइलैंड पर अगर इंडिया को फिर से कब्जा मिल जाए तो यानी कि एक तरीके से ये सारी समस्याओं का प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम मतलब सारी प्रॉब्लम की समस्या होगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ये मुद्दा अभी यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर भी लिखा गया था बेसिकली, जिसमें इनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो भी हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को इस आइलैंड को रिटर्न लेकर आना चाहिए। ये बेसिकली जो आइलैंड है, श्रीलंका अपनी सोवरेनिटी बताता है इसके ऊपर कि हमारी सोवरेनिटी है, यानी कि हमारा आइलैंड है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखोगे यहाँ पर तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो ये देखिए कि ये बिल्कुल बीचों बीच में आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। तो पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन के अंदर में जब हम लोग इसके बारे में बातें करते हैं। तो इसके बारे में बेसिक पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया था 1974 में, जिसमें यहाँ पर ये जो आइलैंड का एरिया है ये श्रीलंका को दे दिया गया था इंडिया के द्वारा। और तब से लेके यहाँ पर श्रीलंका इस पे अपनी सोवरेनिटी दिखाता है। और यहाँ पर ये कई सारे लोग बोलते हैं कि श्रीलंका को उठाकर वैसे ही पकड़ा दिया, पर लेकिन लोकसभा में जुलाई 1974 में जब यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन हुआ था तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे हमारे स्वर्ण सिंह जी, उनके द्वारा ये बोला गया कि ये ऐसा नहीं कि वैसे ही पकड़ा दिया। इसके पीछे काफी हिस्टोरिक रिसर्च की गई, काफी रिकॉर्ड्स जो है वो उठाकर देखे गए। उसके बाद में यहाँ पर सोवरेनिटी जो है वो श्रीलंका को यहाँ पर दी गई है। ऐसा नहीं कि वैसे ही श्रीलंका को सोवरेनिटी हम लोगों ने दे दी यहाँ पर। मतलब क्या था? मतलब यहाँ पर ये कि श्रीलंका ये बोलता है कि आज से नहीं, यहाँ पर लगभग 1505 से लेकर 1658 बीसी तक यहाँ पर हमारे देश के जो राजा रजवाड़े थे, खासकर जो पुर्तगीज के टाइम पर भी हम लोग यहाँ पर रूल किया करते थे इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर। फिर आप लोगों को पता है कि राजा रजवाड़े चेंज होते हैं, यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती है, कभी किसी का रूल आ गया, कभी किसी का रूल आ गया। तो जब यहाँ पर क्रिटिसिज्म होने लगा सरकार का, तो यहाँ पर सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोला कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल पर यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी की है और उसके बाद में जाकर ये कच्चदीव आइलैंड जो है ये श्रीलंका को यहाँ पर सौंपा गया है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनके द्वारा फिर से यहाँ पर बोला गया कि ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसलिए प्रॉब्लम में रहते हैं यहाँ पर, इसके पीछे मेन मुद्दा ये है क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन जो है यहाँ पर इसमें श्रीलंका के जो अगर हमारा कोई भी फिशरमैन आज के दिन मछली पकड़ने जाता है तो श्रीलंका की जो फोर्सेज है वो यहाँ पर इसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद में उसकी जो नाव वगैरह है, उसका जो नेट यानी कि जाल वगैरह है वो सब अपने पास में रख लेती है, बस इंसानों को छोड़ती है। तो इसके चलते बहुत सारे जो मछुआरे हैं उनका जो एक तरीके से आप लोग सोचो कि जैसे कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे बच्चे जो है अपने घर चले गए, पर लेकिन उनकी किताबें जो है जहां पर थी वहीं पर ही रह गई। तो उस टाइम पर एक तरीके से बिना हथियार के हो गए कि यार किताबें तो है ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो तब जाकर ऑनलाइन एजुकेशन ने काफी बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था वो था बिल्कुल कि आप लोगों के पास में रिसोर्सेज ही नहीं थे। इवन ये बोला गया कि एग्जाम कैसे देंगे बच्चे अगर कोई एग्जाम पास में आ रहा है क्योंकि उनके पास में किताबें ही नहीं है। तो ये समझ सकते हैं कि जब मछुआरों का एक तरीके से उनसे छीन लिया गया है बेसिकली जो उनका एक हथियार है, तो फिर कैसे वो मछली पकड़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये काफी बड़ा एक ऐसा इशू निकलकर सामने आता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जब ये मुद्दा निकल के आया तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनने के चांसेस आप लोगों से हो सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि कब यहाँ पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया, तो 1974 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसमें श्रीलंका जो है वो अपनी सोवरेनिटी यहाँ पर क्लेम करता है कि हमारी सोवरेनिटी है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, ठीक है। इस टाइम पर देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अगर आप लोगों से यहाँ पर ये पूछे तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी जो थी वो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, ये याद रखिएगा आप लोग, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। और मैप जो है वो एटलीस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा ताकि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन आप लोग को दूर करना है। अभी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर दो बेसिकली मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है। एक लूना मिशन रसिया का अभी क्रैश कर गया जो कि चांद के लिए छोड़ा गया था,
और हमारा जो मिशन है अभी यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से 23 यानी कि परसों जो है यहाँ पर लैंड करने वाला है। और ये जो लैंडिंग होगी ये सॉफ्ट लैंडिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब से इसके बारे में बात की जा रही है कि रसिया का जो है मिशन जो है वो फेल हो गया और यहाँ पर हमारा जो मिशन है वो शानदार तरीके से अपना काम करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसका जो मिशन था इसका नाम था लूना 25 और 47 साल में यहाँ पर ये इसका फर्स्ट लूना मिशन था जो क्रैश हुआ। यहाँ पर आप लोग देखते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि एक नहीं हमारी कंट्री ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दी। और रसिया की जो एजेंसी है जैसे हमारी इसरो है तो उसकी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आ रही है। और रसिया की जो है वो है रोसकोसमोस, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है ये सेटबैक फील करना पड़ा। यहाँ पर लग रहा था कि रसिया जो है वो अपना मिशन उतार देगा, पर लेकिन रसिया सक्सेस नहीं हो पाया इसमें और हम लोग जो है यहाँ पर शानदार तरीके की परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर नजर आए। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अपने देश के अंदर में कितना शानदार इसरो जो है वो काम कर रहे हैं। खासकर ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप लोग दिल ठोककर एक तरह दिल मतलब सीना ठोककर आप लोग बोल सकते हो कि हाँ यार हम लोग जो है यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बहुत ही आप लोग समझ सकते हैं कि इससे अपने नहीं हम लोग दुनिया की सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी इसरो की परफॉर्मेंस जो है बढ़ती जा रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर बहुत ही सस्ते प्राइस में हम लोग यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जैसे ही यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है यहाँ पर उसका जो आंसर है वो अगले दिन दिया करो, तो इसीलिए यहाँ पर उसका आंसर जो है अगले दिन देना स्टार्ट किया है। कई सारे बच्चे बोले कि सर क्वेश्चन पोस्ट करते ही इमीडिएटली आंसर भी पोस्ट कर दिया करो। यार देखो रीजन पता है क्या था यहाँ पर, अगर आप लोग देखो आज के डेट में अगर क्वेश्चन पोस्ट कर दिया तो वहां पर आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखोगे। खुद से लिखने के बाद में आप लोगों को लगेगा यार हम तो इतना ही सोच पाए थे, अब फिर यहाँ पर डेमो आंसर आएगा तो उसके बेस पर आप लोग अच्छा हम लोग इतना ही सोच पाए थे। ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर आप लोग बेसिकली जब देखोगे कि यार ये तो हम सोच ही नहीं पाए तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं और ज्यादा अच्छे से हम लोगों को पढ़ाई करनी है। और ये वो चीजें हैं जो कि इतनी सफिशिएंट है। जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट किया था जब भी यहाँ पर, तो आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज सिस्टमेटिक में चैलेंज क्या है, कंक्लूजन क्या आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोगों को एक सोचने का तरीका मिलता है, अच्छा ये सारी चीजें ऐसे की जा सकती है। तो जो ऑलरेडी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं आप लोगों के पास में 3 मौके होते हैं। एक तो दूसरे का आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं, अपने आंसर में अपडेट कर सकते हैं, और आप लोगों के पास में डेमो आंसर होता है उससे आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कैसे करोगे, ये तब करोगे जब आप लोग खुद से एक बार ट्राई करोगे। तो पहले एटलीस्ट ट्राई करो, जब साइकिल चलानी सीखी थी गिरे थे ना, कैंची की साइकिल चला कर चल रहे थे, इस तरीके से आप लोगों ने देखा। तो ये सारी चीज़ें आराम से होगी। पर लेकिन चाहे आप लोग स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहां पर लिखने के लिए कुछ आता है, जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक लिख नहीं पाओगे, ठीक है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 499 में लाइफ टाइम एक्सेस है, जब तक भी आप लोग चाहो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए ओनली 1 टाइम पेमेंट है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बार बार इसके लिए कुछ बोला जाएगा। इसमें अभी जैसे मैंने बोला था जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं तो और भी टीचर्स के क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट किए जा रहे हैं। जैसे स्टैटिक क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, अभी ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर करंट के साथ साथ में और भी क्वेश्चन है, ठीक है। पर लेकिन मुद्दा यह है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को डेली लिखना है, इससे आप लोगों की आदत बनी रहेगी और आप लोगों का माइंड जो है उस दिशा में सोच पाएगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सिलेक्शन होगा वो आंसर राइटिंग से ही होगा। और ये मैं एक एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूं आप लोगों को। आंसर राइटिंग जितनी कम करोगे आगे जाकर रोगे बैठकर, आज लिख लो इस बात को कहीं ना कहीं। अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो चीजों को लेकर चलना तो आंसर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो कैसे भी कर लो आप लोग, पर लेकिन करो जरूर, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर रियलिटी में सीरियस होकर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें 2 आर्टिकल मैं कवर करूंगा। एक आर्टिकल तो द हिंदू न्यूज़पेपर का आप लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा डाउन टू अर्थ का। तो दोनों को कंबाइन कर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये हेल्थ के बारे में, बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में आप लोगों से बात करेगा, मेडिसिन सिस्टम के बारे में अभी क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है और इसकी वजह से आने वाले टाइम में लोग जो हैं वो कितने रिस्क पर हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा हम लोग काफ़ी बड़े दिल के लोग हैं, हम लोग अपनी प्रॉब्लम को साइड में रखकर दूसरों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। यही आप लोगों को कोविड-19 के टाइम पर देखने को मिला। आज की डेट में अगर आप लोगों को बात बताऊं कुछ आंकड़े तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। दुनिया भर में जो गरीब कंट्री हैं उसमें अभी ये माना जा रहा था कि मार्च 2022 तक ओनली 3% लोगों को क्या मिला है, उनको पहला डोज मिला है। जो डोज हमारी कंट्री में हम लोग 1 डोज तो मैक्सिमम लोग लेकर बैठे हुए हैं। ऐसी भी कंट्री है दुनिया में जहां पर ओनली 3% लोगों को कोविड-19 की दवाई यहां पर देखने को मिली है। और इसी के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा हाई इनकम कंट्री का
वो 60% है। हालांकि 60% जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि बस 60 ही यहाँ पर है, क्योंकि टारगेट तो ये रखा गया था कि हम लोग लगभग जो टारगेट था वो 70% था इनका, ठीक है, कि हम लोग मिड 2022 तक, यानी कि एक तरीके से जून तक 2022 तक कि 70% जो है पॉपुलेशन को सबको हम लोग दवाई प्रोवाइड करा देंगे कोविड-19 की। पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो अमीर लोग हैं उनका नंगा नाच आप लोगों को देखने को मिला, क्योंकि अमीर लोगों को जब बोला गया कि भाई साहब ये कोविड-19 की दवाई बनाई है, इसके ऊपर जो रॉयल्टी आप लोग लगाते हो उसको कट कर दो, तो सारे के सारे अमीर कंट्री जिसमें यूएसए ने सबसे पहले मना कर दी। बोला कि अगर हम लोग यहाँ पर ये रॉयल्टी कट कर देंगे इसमें से एक तरीके से, तो यहाँ पर हम कैसे पैसे कमा पाएंगे और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं, और इंडिया ने दुनिया को दवाइयाँ प्रोवाइड कराई है। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं अमीर कंट्री ऐसे हैं जो रिसोर्सेज के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले वो अपने ऊपर फोकस देते हैं, मरने वाला सामने कोई मर जाए, क्योंकि धरती के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं अब ये थोड़ा ना कि वो अमीरों के लिए ही बने हुए हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि एक तरीके से नहीं, राजा का बेटा राजा बनेगा, जो गरीब है उसका तो बेटा राजा बन ही नहीं सकता। तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। और इंडिया अभी फिलहाल जो मेडिसिन डिप्लोमेसी में इंडिया का जो नाम है वो सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं WHO के अंदर जो दवाई जाती है या फिर किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर जब दवाई की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा दवाई जो है वो इंडिया प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम लोग जेनरिक दवाई के अंदर में एक बहुत बड़ी मार्केट है। पर लेकिन उस टाइम पर जब बात करें पैसे की जरूरत होती है तो यहाँ पर इंडिया जो है एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, जो एक तरीके से गरीब कंट्री है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि अमीर कंट्री यहाँ पर, इवन बिल गेट्स जैसे इंसान ने भी यहाँ पर अपना हाथ खींच लिया था। वैसे तो बहुत बड़े उन्हें कहते एक तरीके से वो बने फिरते हैं कि हाँ हम लोग पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, तो पर लेकिन जब प्रेशर बना यहाँ पर अफ्रीका के देश के जो लोग हैं उन्होंने यूएन के अंदर में खड़ा होकर बोल दिया कि भाई साहब जितने लोग हमारे यहाँ कोविड-19 की वजह से नहीं मरे, इतने भुखमरी की वजह से मिल जाएंगे यहाँ पर, ये यूक्रेन की और रशिया की जो वॉर के टाइम पर, तो ऐसे ऐसे भी शब्द यहाँ पर देखने को मिले। तो यानी कि जो गरीब कंट्री है वो हर तरीके से मारी जाती हैं, तो उसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और दवाई के मामले में बात करें तो इंडिया ने बहुत हेल्प यहाँ पर की है। वो अलग बात है कि जब सेकंड लहर हमारे देश में आई उस टाइम पर हम लोग थोड़ा सा जो है पीछे हट गए, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे लोगों की जान जाने लगी, तो हम लोग उस टाइम पर थोड़ा रुके, वरना एंड मूवमेंट तक हम लोगों ने लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो ये तो खैर वैसी बातें हो गई, आप लोग ज़्यादातर ऐसा ज़्यादा लिख नहीं पाओगे कि हाँ ठीक है, एक ओवरव्यू आप लोगों के माइंड में रहेगा। ये दूसरा जो आर्टिकल में बात की जा रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसमें लैक ऑफ बेसिक हाइजीन, यानी कि आप लोगों को वहाँ पर साफ स्वच्छता देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से 3.85 बिलियन लोग जो हैं वो रिस्क पर बैठे हुए हैं। ये एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। यानी कि ये क्या बता रही है रिपोर्ट, ये बता रही है कि अगर ये साफ सफाई नहीं की गई तो इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी कि लोग जो हैं लाशों के ढेर लग जाएंगे। ये इनके द्वारा बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा, जिससे चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे कि आखिर मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसका नाम क्या है। नाम इसका जो बेसिकली दिया गया है वो दिया गया है JMP। JMP का मतलब क्या है, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम किसका है, तो याद रखिएगा इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर जो यूनिसेफ है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनके द्वारा यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अभी जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये वर्ल्ड वाटर वीक के ड्यूरेशन में यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप लोगों को करना है। अभी कुछ की हाइलाइट्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बोला ये जा रहा है कि बेसिक हाइजीन, यानी कि बेसिक जो साफ सफाई होती है वो आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत निकल कर आ रही है। यानी कि बेसिक फैसिलिटी बिल्कुल खत्म है। नॉर्मल इंसान की कैसे जिंदगी चलेगी, उसकी लाइफ जो है वो रिस्क पर पड़ गई है। आप लोगों को देखने को मिलेगा पेशेंट जो होता है हाथ धोने के लिए वहां पर साबुन भी नहीं कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, एल्कोहल बेस जो एक तरीके से सैनिटाइजर वगैरह की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में बेसिक साफ सफाई जो है 51% जो है जो एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है, आधों में देखने को मिलेगी, आधों में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब हैंड वॉश तक की छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलती है, रेस्ट रूम में भी अगर जाकर बैठते हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 के टाइम पर यह बताया गया था कि अगर आप लोग अपना हाथ धुलते हो तो एट लीस्ट आप लोगों को 20 सेकंड तक आप लोगों को अपने हाथ रगड़ने हैं, तब जाकर अगर कोरोना वायरस है तो वो मरेगा आप लोगों के हाथ में से, उस पर्टिकुलर साबुन से या फिर सैनिटाइजर से जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो। इसकी वजह से बोला ये जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, न्यूबॉर्न बेबी या फिर कोई बुजुर्ग लोग जो कि बीमारी है,
तो यहाँ पर उनकी सेहत पर एक बहुत ही गहरा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसकी वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लगभग 6,07,000, ठीक है, 6,70,000 के करीब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अपनी लाइफ जो है उनको गवा देते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? यहाँ पर ये इसी चीज़ की वजह से कि साफ सफाई नहीं देखने को मिलती है और उनकी बॉडी इतनी ताकतवर होती नहीं है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इसके खिलाफ जो है अपनी ताकतगिरी दिखा सके। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो डिजीज ट्रांसमिशन जब निकल कर आता है तो ये आप लोगों को कंडीशन निकल कर आती है कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आप लोगों को गरीब एरिया में देखने को मिलेगा। लगभग 90% जो पोर्शन है वो ईस्ट और इसी के साथ में साउथ ईस्टर्न रीजन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो ये हरकतें देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा जो पोर्शन है इसका ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में लोग जो हैं वो परेशान इसकी वजह से नजर आएंगे। यानी कि ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे की वजह से मरते हुए नजर आएंगे। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है और हाइजीन जो है ये लाइफ का पार्ट होना चाहिए। अगर ये लाइफ का पार्ट नहीं है तो हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले उसको प्रिवेंट कर लेना, वो वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो सेफ चीजें नहीं हो पाएंगी। इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है वॉश। ये यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि हाँ कैसे इसको लेकर चलना है और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्या है वॉश का फुल फॉर्म? इसको बोलते हैं वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। तो ये 3 शब्द से मिलकर बना होता है, तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। तो मल्टीपल बेनिफिट जो वॉश है हेल्थ केयर सिस्टम में वो रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिजीज बर्डन है वो कम होता हुआ नजर आएगा, डिजीज प्रिवेंशन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कई बार डिजास्टर हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए है। अगर वही नहीं रहेगी तो हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं जो इन बीमारियों की वजह से दिक्कत में जाते हैं। तो खासकर अगर बात करें जैसे टॉयलेट की फैसिलिटी है, ठीक है, वहाँ पर पानी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग किसी जैसे कि नहीं बस स्टैंड पर अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर टॉयलेट देखने को मिल जाए तो इंसान का उसमें जाकर एक तरीके से टॉयलेट करने का मन नहीं करता है। इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि अब थोड़ी थोड़ी सुधारी जा रही है, पर मैक्सिमम जगह आप लोगों को ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है वहां पर पानी नहीं होता है हाथ धुलने तक के लिए भी। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है हालांकि, पर लेकिन रियलिटी में जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव भी यहाँ पर है, जैसे कि मैंने बताया स्वच्छ भारत टॉयलेट के बारे में बात की जा रही है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वाटर इन रूरल कम्युनिटी ये नहीं देखने को मिलेगा। आइजल सेफ वाटर स्टेशन बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, इसी के साथ में वॉश अलाइड यहाँ पर ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, पर रियलिटी में जो रिजल्ट देने वाले काम है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है अगर रियलिटी में सोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे रिपोर्ट के बारे में मैंने बात करा, तो इसमें यूनिसेफ है एक, तो इसके बारे में याद रखिएगा। यूनिसेफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है तो बच्चों के फंड का है, बेसिकली बच्चों के ऊपर फोकस देना। 1946 में बनाई गई न्यूयॉर्क के अंदर में। इसी के साथ में टोड जो यहाँ पर हेट्रेम इसके आज के दिन में प्रेसिडेंट है। ये यहाँ पर इसका जो नाम है आप लोगों को मैंने बता दिया, ये यूनाइटेड नेशन इसके पापा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। मोंकी पॉक्स के बारे में बात कर लीजिए, कोरोना के बारे में बात कर लीजिए, कोई भी बीमारी अगर आ रही है तो ये न्यूज में है। इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि 5 रिपोर्ट हैं, इनमें से कोई भी रिपोर्ट देकर पूछ लेगा बताओ ये रिपोर्ट जो है कौन प्रस्तुत करता है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बिशन एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, इसे वो एक तरीके से एम्बिशन ही एम्बियंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ में वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, तो ये आप लोगों को रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर WHO के 6 रीजनल ऑफिस है, जिनमें से एक आप लोगों को इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को ये बनाया गया था, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर जो शब्द है ना एम्बियंट, इसका मतलब होता है व्यापक, यानी कि लार्ज स्केल पर जो एयर पोल्यूशन है उसके बारे में भी ये बातें बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट और यहाँ पर वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग। कौन सी रिपोर्ट जो है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोगों को बताना है यार, एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, और इसके बारे में बताइए सही आंसर क्या है। अभी डिटेल में बताया मैंने, क्या है सही आंसर? डी सही आंसर है। काफी डिटेल में आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ के बारे में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक्रोनिम क्या है यूनिसेफ का, उसके बारे में बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड।
इसी के साथ में एजेंसी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड कराने के लिए एक सपोर्ट और डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड में जो बच्चे हैं, ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ओनली 1, 2, बोथ या फिर नन। तो पॉजिटिव बातें बोली जा रही हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट अक्सर आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलती है, तो सही है। अगर इनकरेक्ट पूछ लेता तो पता होते होते भी क्वेश्चन गलत कर देते। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया था? तो ये भी आप लोगों को बताया, ये तो बता ही दो या ये भी आंसर मेरे से पूछोगे बताओ चलो आंसर। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, वो इससे रिलेटेड नहीं, वो एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे के बारे में पूछा गया, बायो टॉयलेट यूज किए गए थे। 2015 में क्वेश्चन आया, डीआरडीओ के द्वारा बायो डिजास्टर बनाए गए थे। तो इसमें बोला गया कि जो बायो टॉयलेट है यहाँ पर वो फंगल इनोकुलम वो यहाँ पर बेसिकली इनिशिएट किया जाता है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया डिकम्पोज करने के लिए अमोनिया और वाटर निकलता है वेपर में, ये बोला गया। दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ये ठीक है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ओके, तो ये है यहाँ पर, क्योंकि बायो डिजास्टर बनाया गया था इन्हीं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि बीमारी ना फैले। रेलवे ट्रैक पर जो एक तरीके से पोटी की जाती थी उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा सारे रेलवे ट्रैक जो है बेकार रहते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा बायो डिजास्टर यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा बायो डिजास्टर टैंक यहाँ पर बनाया गया, जिसके चलते सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। और इसके अंदर से मेथेन गैस निकलती है, ना कि यहाँ पर आप लोगों की अमोनिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये न्यूज़ में है, उस टाइम पर जब मैं पढ़ता था उस टाइम पर ये अलग से टॉपिक तैयार किया था मैंने। ठीक है, तो यानी कि अपने आपको आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, जो प्रेजेंट टाइम पर जो न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा टॉपिक तैयार है। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा टॉपिक, कन्फ्यूजन हो तो बताना, क्योंकि सारी चीज़ें इसके बारे में आप लोगों को बता दी एक एक कर कर। क्वेश्चन भी आप लोगों की प्रैक्टिस करा दी है, 2 ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ और वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया है। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया वो भी, और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो भी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसका निचोड़ है बैकग्राउंड और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है अच्छे से जी लगाकर। और बाकी आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है वो मेरे बिना पूछे ही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है कि हाँ कैसे आपका दिन आज का रहने वाला है, कल का दिन कैसे यूटिलाइज किया। अगर मैं ना भी पूछूं तो भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, और मॉर्निंग में उठकर टाइम पर आ जाना है, क्योंकि अगर आप लोग ये आदत डेवलप कर लोगे, इसके फायदे पता है आप लोग क्या देखने को मिलेंगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप लोग बैठोगे ना, उस टाइम पर यार आप लोग मॉर्निंग के अगर पर्सन नहीं हो तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं इस पर्टिकुलर आदत की वजह से अपना सिलेक्शन खोकर बैठे हुए हैं। ठीक है, कि रात को देर तक जग रहे हैं, सुबह को उठते नहीं है, जब उठते हैं उनका सोने का टाइम होता था सुबह, कि हाँ सुबह सोने का टाइम हो गया स्टार्ट भाई साहब सुबह 4-5 बजे से, और 10 बजे तक सो रहे हैं। वहाँ पर देखा प्रीलिम्स ही होता है 9:30 से 11:30, अब वहाँ पर झपकी आई जा रही है, एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार पढ़ रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा है, जो सही है उसको भी गलत करके आ रहे हैं। तो ये हरकतें होती हैं अगर मॉर्निंग में टाइम पर उठने की आदत नहीं रखोगे। तो ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट, अगर आप लोग एक तरीके से विद्यार्थी जीवन में अगर आप लोग हैं तो ये आदत आप लोगों को जरूर डेवलप करनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठकर आप लोगों का माइंड जो है वो ढंग से काम करे, उसके लिए आप लोगों को अपनी बॉडी क्लॉक को पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, गांठ बांध लो ये बात। ठीक है, हेल्थ जो है उसके बारे में एक और टॉपिक है यहाँ पर लेकिन ये छोटा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग के बन सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और एक तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में बात करें तो बोला गया एनसीडी जो ब्रांच है वो स्टेट में बूस्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ के अंदर में ढांचागत विकास के लिए। ये बात मनसुख मांडविया साहब के द्वारा बोली गई है। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में जब हेल्थ जाती है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट लिस्ट के अंदर में। ठीक है, और राइट टू लाइफ जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आप लोगों का आता है जरा बताइए। एनसीडी क्या है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी कि एक तरीके से आप लोग एक ऐसा सेंटर जो कि बीमारी को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये यहाँ पर डिजीज का सर्विलेंस करेगा, यानी कि बीमारी के बारे में चेक करेगा कहाँ कहाँ पर हो रही है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके बेस पर क्या क्या स्टेट को रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता हुआ ये आएगा। यानी कि ये जो सेंटर है ये आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत लार्ज स्केल पर काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का नाम पहले क्या हुआ करता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल बीमारी क्या होती है, एक इंसान है जिसको टीबी की बीमारी है, उसके साथ में खाना खाओगे उठोगे बैठोगे तो आप लोगों को भी टीबी हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। टीबी जो है मेरे जो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था मेरे फादर साहब जो हैं वो आर्मी में थे,
तो वहाँ पर फ्रेंड था, तो उसके साथ में खाना पीना बैठना सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। वहाँ पर आर्मी में एक दूसरे के साथ में रहते हैं आराम से। तो उस टाइम पर टीबी हो गई थी, तो 6 महीने तक मिनिमम इलाज कराना आप लोगों को पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। यहाँ पर मास्क लगाना आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, पर लेकिन अगर टीबी के किसी भी आप लोग सेंटर पर जाओगे, वहाँ हमेशा लोग आप लोगों को मास्क लगाए हुए मिलेंगे, ठीक है। जो कसौली हिमाचल प्रदेश के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया गया सेंटर जो मलेरिया ब्यूरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से ओरिजिन है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको डिजीज पे ध्यान रखने के लिए एक ऐसी बॉडी बनाई गई जिसको ढंग से कंट्रोल कर सके, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, बाकी और भी ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलती है इसके, जैसे राजस्थान के अंदर, कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, बिहार के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इनके अलग अलग एरिया में भी ब्रांच बना रखी है, इसीलिए बोला गया कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पर, ताकि स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हो सके। इसके जो बेनिफिट क्या है यहाँ पर इस ब्रांच के बेसिकली, तो एक तरीके से काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। पाइवेटल क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर बूस्ट किया जाएगा ढांचा, यानी कि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, उसके अंदर इक्विपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई बीमारी हो रही है तो फटाफट उसको डिटेक्ट किया जाए, उसके बारे में बात की जाएगी। तो इसको स्टेट ब्रांच के तौर पर भी यहाँ पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी कि क्या चल रहा है, उसके बारे में पता चलाया जा सके। तो अपने ही आप में आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा तरीका है यहाँ पर चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलने का। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग बोलते हैं आज के दिन में कि हाँ इसको इंसान को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी हो गई, वो सब चीज़ें वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि इंसान जो है जो दवाइयाँ उसको दी गई है वो टाइम पर नहीं ले रहा है, या फिर दवाइयाँ उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वहाँ पर होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रीजन बनते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, पर लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसके बारे में पूछे तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। आर्टिकल देखने के बाद में क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करो अपने आप से और उसको करेक्ट करो, तब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। फंक्शन जो बोला गया वो नोडल है यहाँ पर, डिजीज को सर्विलेंस करना और प्रिवेंट करना। इंस्टीट्यूट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो सही आंसर क्या बताइए, चलिए देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर 2019 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, कॉमन सेंस से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बात की जा रही है कि करेक्ट आंसर बताना है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है उसमें क्यों बढ़ोतरी होती है, उसका रीजन क्या है। पहले बोला गया जेनेटिक है, ऐसा आप लोगों को लगता है जेनेटिक होगा यहाँ पर, ये मतलब माँ बाप को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी है, बच्चे को आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बात बोली गई है। बात की जा रही है इनकरेक्ट डोज अगर मेडिसिन के ले लेते हो, बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोली जा रही है। पहला जैसे गलत हो गया, दूसरा करेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तीसरा बोला गया है यूजिंग जो एंटीबायोटिक होती है इनने लाइव स्टॉक, यानी कि फार्मिंग के अंदर जैसे कि जानवर वगैरह होते हैं उनके अंदर अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। मल्टीपल क्रोनिक जो डिजीज होती हैं उसकी वजह से हो जाता है। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज होती है उसकी वजह से डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर हाँ उनकी दवाई अगर गलत तरीके से ले जा रही है तो इनडायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या यहाँ पर, आंसर है यहाँ पर बी एंड यहाँ पर बी, यानी कि 2 और 3। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करना है, और यूपीएससी ऑलरेडी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को सतर्क रहना है। आने वाले टाइम पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर आप लोगों को करके चलना है अपने आप को। जिंदगी में जब आप लोग किसी पोस्ट पर जाओगे ना यार, उस पोस्ट की अहमियत आप लोग तब समझ पाओगे जब आप लोग के हाथ में एक पावर आएगी, क्योंकि जब पावर आप लोगों के हाथ में आती है तो वो आप लोगों को बताती है कि कोई काम आप लोगों को कैसे करना है। आप लोगों को मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं, और वो डायलॉग नहीं है, वो एक कोटेशन है जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सुना है ना आप लोगों ने, तो वो हमेशा याद रखिएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, आज का टारगेट क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज आप लोगों को कितना पढ़ना है और कल आप लोगों ने कितना पढ़ा है। मेरी आंखें तरस चुकी हैं ये देखने के लिए कि सर आज मैंने 100% यहाँ पर अपना टारगेट पूरा किया है। कल मैंने देखा कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने 100% लिखा, पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग 60 से 70 भी अपना कंप्लीट कर रहे हो ना डेली, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। 50 से ऊपर अगर आप लोगों का है, यानी कि जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, और 50% आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब अपनी पीठ थपथपानी है। 50 से ऊपर जितना भी ऊपर जाओगे उतने आप लोगों के लिए फायदेमंद है। 50 से नीचे अगर जा रहे हो जो डिसाइड किया था, तो फिर गाड़ी
फिर दिक्कत है नहीं, फिर तो गई भैंस पानी में, तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। तो ये याद आप लोगों को रखना है यहाँ पर। तो अपना टारगेट डेली लिखना है कमेंट बॉक्स में। इससे आप लोग जो चीज़ें याद रखोगे ना लंबे समय तक, वो आप लोगों के माइंड में घूमती रहेंगी, और इससे आप लोग जब चीज़ों को लिख लेते हैं तो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं चीज़ों को लिख लिख कर याद करने की जो आदत होती है वो लंबे समय तक भूलता नहीं है उनको। बहुत सारे बच्चे हैं जो लिख लिख कर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो अपने नोट्स बनाया करो, उससे आप लोगों को लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। जो भी आप लोग करना है, जो आप लोग करना चाहते हैं, उसका एक खाका तैयार कर लिया करो डेली सोने से पहले। और फिर जैसे ही मॉर्निंग में उठो, टाइम टेबल फिक्स कर लो 6 बजे से अपना, कि 6 बजे इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट करनी है और फिर जिंदगी को आगे लेकर चलना है। तो सही पैटर्न आप लोग फॉलो कर पाओगे। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है आज के डेट में जो बहुत सारा चैलेंज लेकर आता है। एक तो है अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, और एक है यूनिफॉर्म, यानी कि जो एक तरीके से यूनिफॉर्म में है, हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो आर्मी के पर्सन हैं, वो भी आज के डेट में दिक्कतें फेस कर रहे हैं। जब इंसान को बोलते हैं ना कि इंसान की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो उसका ऐसा लगता है कि वो बिखरा पड़ा है सब कुछ जिंदगी में, यानी कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि यार क्या सही है और क्या गलत है। वो इतना होच पोच रहता है कि उसको आप लोगों को कहीं पर भी कितनी भी अच्छी बातें बता दो, उसको आशा की किरण दिखेगी नहीं। उसको लगेगा यार जिंदगी बिल्कुल बर्बाद चल रही है, यार एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, ऊपर से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, ऊपर से घर वाले शादी की बात कर रहे हैं। ठीक, खासकर लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में कल को यहाँ पर ये नहीं पता है कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, सब कुछ एक तरीके से अनप्रेडिक्टिव हो जाता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसमें जो मुझे पर्सनली लगता है, जो सबसे एक अच्छा तरीका, उसको यार फॉलो करने की कोशिश करो। आप लोग जिन चीज़ों को करने के बारे में सोच रहे हो ना, मतलब आप लोगों को जैसे कि आप लोग बोले कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग एक बार जबरदस्ती अपने आप को बैठा लो एक चेयर पर और बोलो कि बाद में सोचेंगे जो भी चल रहा है जिंदगी में, पहले थोड़ा सा पढ़ ले, जो काम आप लोग करना है पहले थोड़ा सा वो काम निपटा लो। उसके बाद में आप लोगों के अंदर ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलने लगी वहां से, और फिर ऐसे ऐसी चीजें छोटी छोटी करके ना यार आप लोग ना बहुत लंबा सफर तय कर सकते हो। जब मुझे टेंशन होती है तो मैं क्या करने लगता हूँ, मैं अक्सर अपना जो रूम है उसको साफ करने लगता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं, मतलब एक तरीके से इधर उधर कई दिनों से मैंने टच नहीं किया, उनको थोड़ा सही करने लगता हूँ। ठीक है, अपनी जो बुक्स रखी हुई हैं उनको, उनके ऊपर थोड़ा सा जो एक आधी जो धूल जम गई उनको साफ करने लगता हूँ। तो इससे मतलब कि इंसान ना अपनी जो प्रवृत्ति है उसको समझना पड़ेगा पहले आप लोगों को, कि कौन सी ऐसी चीज़ें इसमें जाकर आप लोग इरिटेट होने लगते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें इसमें जाकर आप लोग टेंशन में आने लगते हैं। तो वहां से आप लोगों को अपने आप को संभालना आना चाहिए। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक सिचुएशनल चीज़ आप लोग बोल सकते हो। एक सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हो, आप लोगों को डिप्रेशन है, जैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे वो डिप्रेशन चुटकियों में दूर हो जाएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिप्रेशन है, रिजल्ट आ गया, तुरंत आप लोगों का डिप्रेशन जो है वो दूर भागेगा आप लोगों से। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो फिर आप लोग उसके साथ में डील करना जान जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है यार एक अच्छा तरीका ये भी है कि बॉडी में से एक बार पसीना अगर आप लोग निकाल दो ना एक बार को, दिन में मेहनत कर कर, अपना एक्सरसाइज कर कर, कुछ भी कर कर, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे काम, उससे आप लोग की बॉडी में से नेगेटिव चीजें बाहर निकलती हैं, तो आप लोग और अच्छी सी चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ये मुझे पर्सनली लगता है। इसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिलती है, लो मूड रहेगा आप लोगों का, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इसी के साथ में एजिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को लगेगा कि घबराहट हो रही है अंदर से। ठीक है, आप लोगों को फटीक यानी कि एक तरीके से थकावट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ भी खाने का आप लोगों का मन नहीं करेगा। स्लीप, सोए रहोगे बिस्तर में पड़े हुए पर लेकिन नींद नहीं आ रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में आप लोगों को डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें जब इंसान को दिखने लगे तो उसको ये लगता है डिप्रेशन में है, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा चिल करो। ठीक है, जिंदगी को इतना टफ मत बनाओ यार कि बस यही जिंदगी बन गई है। ये जिंदगी का एक पार्ट है। जिंदगी में अगर 70, 80, 90, 100 साल जियोगे आप लोग, तो अभी आप लोग अपनी एज देखो, ये छोटे से आप लोग जोन में हो। तो यही बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। जो यहां पर आईपीएस ऑफिसर है जिनके द्वारा यहां पर लिखा गया गवर्नमेंट को, उन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट को नीड है कि इसके ऊपर एक्शन ले इमीडिएटली, कि ये एक तरह का हेल्थ इशू बन चुका है यूनिफॉर्म वाले लोगों के लिए जो आज के डेट में यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इसके लिए कम से कम कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें यह बात की गई है कि एक इंसान ने अपने ही साथियों को गोली मार दी। तो क्यों गोली मार दी, क्योंकि उसमें कई सारे केस ऐसे भी थे। एक ने बताया था कि हमेशा मुझे उल्टी सीधे शब्द यूज किया करते थे, कई बार मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उससे इरिटेट हो गया तो भाई ने उठाकर गोली मार दी अपने दोस्तों को। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई पूछे कि इसके पीछे क्या क्या इशू हैं, कि मेंटल जो हेल्थ है वो काफी प्रॉब्लम में यहां पर रहती है, तो उसके पीछे कुछ पॉइंट आप लोग याद रखेगा। जैसे एक तो सबसे बड़ी बात जो है उनका टाइट जो स्ट्रक्चर है, जो टाइट शेड्यूल है, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से आप लोग एक कमांड, एक कंट्रोल के अंदर रहते हैं। एक सीनियर है, उसके नीचे जो जूनियर रहेगा
वो बिल्कुल ऐसे रहेगा, पता नहीं कि मतलब एक तरीके से ना कोई गुनाह कर दो हर जगह, यस सर, जी सर, ये हो गया फलाना ढिमकाना, मतलब कि सामने वाले के सामने अगर सीनियर है तो सर उठा के चल भी नहीं सकता है। ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सीनियर ऑफिसर हर अपने सीनियर ऑफिसर को, जो इमीडिएटली उनसे सीनियर है, उसको रिपोर्ट करते हैं, और जूनियर जो अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने ये सिस्टम देखा होगा। डिसिप्लिन इतना टाइट है वहां पर कि कई बार लोग जो है उस डिसिप्लिन से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उनको कई बार अपना जो रोल है उसमें क्लैरिटी नजर नहीं आती है क्या करना है। डेली एक ही चीज को रिपीट करना वो भी कहता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाना। और कई बार तो ऐसा लगता है, जो वहां पर लोगों का इंटरव्यू लिया गया उनसे पूछा गया कि ऐसा लग रहा है कि इंसान हम लोग है ही नहीं है, यानी कि हमारे अंदर से ऐसा लग रहा है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। इतना टाइट शेड्यूल कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस टेस्ट जो है उसको कोई मानता ही नहीं है, मतलब इस टेस्ट को इस टेस्ट की तरीके से देखते नहीं है, उसके ऊपर कोई अटेंशन ही नहीं दे रखी है कि भाई साहब ये कोई दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन यहां पर निकालना है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सोचेगा कौन? तो प्रॉब्लम जो लाने के लिए यहां पर उसके बारे में जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, हर वीक कोई ना कोई बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर है। तो यूनिफॉर्म के अंदर जब आप लोग जाएंगे एक तरीके से, तो वहां पर डिसिप्लिन वाली लाइफ आप लोगों को जीनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान ही चाहता है कि अपने आप को मच्चो दिखाए। मच्चो यानी कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है बेसिकली, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दिक्कत कितनी भी है पर अपने आप को मच्चो दिखाना है। भाई साहब अगर मन करता है ना रोने का तो रो लिया करो। रोना ऐसा नहीं है कि लड़का होके भी रो रहा है, सुना होगा ना ये, अच्छा लड़कियों के नसीब में बस रोना लिखा है, ऐसा नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर दिक्कत हो लाइफ में, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लेना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर नींद बहुत आती है, यार सोने का मन करे तो सो लो ना, सो लो एक बार बैठकर 6 7 8 घंटे बैठ कर, नहीं मतलब लेट कर, ठीक है बैठे बैठे क्या सोओगे, जितना सोना है सो लो ना, एक बार नींद खत्म हो जाएगी फिर बैठ के पढ़ लेना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है आज की डेट में। कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है यहाँ पर, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका जो अचीवमेंट है उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक कांस्टेबल हूं और मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है आईपीएस ऑफिसर, तो मैंने जाकर फील्ड में किसी एक आतंकवादी को गोली मार दी, तो वहां पर आईपीएस जो मुझे लीड कर रहा था, तो आईपीएस ले जाएगा पूरा क्रेडिट। ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से 85% बोला गया है यहाँ पर अराउंड जो स्टेट की पुलिस है या सीएपीएफ जो है यहाँ पर, उनको बेसिकली रहता ही नहीं है कि हाँ उनको बेसिकली उसका अचीवमेंट का उसके बारे में उनको कोई अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, सीनियर ले जाता है कि अच्छा इसने किया है सारा काम, इसने चीजों को लेकर चला है, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कि मेहनत कोई कर रहा है और कोई और जो है उसका फल खा रहा है। इसी के साथ में एल्कोहलिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो मिलिट्री में आर्मी में रहते हैं, तो वो अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। उनका एक ऐसा एक शेड्यूल बन जाता है कि वो एक नॉर्मल बन जाता है उनके लिए। कभी भी पार्टी करेंगे तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे दोस्त भी हैं मेरे, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दारू पीने की, मतलब ठीक है पार्टी करते हैं दारू, मैंने कहा पियो यार एंजॉय करो तुम लोग, ठीक है। मैंने कहा मेरे पेट को ये हजम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और अगर कोई भी जरा सा इधर उधर कर दे कुछ काम तो उनको पनिशमेंट भी बड़े तकड़े दिए जाते हैं। तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यंगर जनरेशन जो है आज के डेट में वो सोच रही है कि जाए ना आर्म फोर्स में, वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, डिमोरलाइज होते जा रहे हैं, ऐसी यहाँ पर बातें बोली जा रही है। तो इसके चलते सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है फोर्स के अंदर में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका सिचुएशन क्या है, अगर इसको सुधार रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि गुड वर्किंग कंडीशन वहां पर होनी चाहिए, कि लगे इंसान को कि कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी यहाँ पर इशू है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। लोगों के साथ में बातें तो करो यार जिसको टेंशन है। इंसान को बताऊं इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बस ये चाहते हैं हमसे कोई बातें कर ले। वो चाहते हैं कि उनको सोल्यूशन मत दो, बस बातें कर लो, उनकी सुन लो तो सही भाई साहब दिक्कत क्या है। ऐसे भी आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। उनको रिवॉर्ड दो यार अगर वो कुछ का अच्छा काम करते हैं। जैसे आप लोग कितने सारे बच्चे कितने शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर रहे हैं, वो चीज मुझे बड़ी शानदार लगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। आप लोग भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सीख रहे हैं एक दूसरे से, सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अवार्ड सिस्टम जो है वो काफी अच्छा रहता है। जब इंसान को अवार्ड मिलता है ना तो वो अपने आप में अंदर से फील करता है कि वाह यार कुछ अच्छा हो गया। और आप लोगों को बताऊं 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मेंस के अंदर में, बोला गया कि वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड until and unless we obtain peace within ourselves। ये बात बोली गई दलाई लामा जी के द्वारा और यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से 2021 में। तो यानी कि इन चीजों को यूपीएससी भी समझ रहा है कि भाई साहब ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। यहां पर आप लोगों को मैंने ओनली मिलिट्री के बारे में बताया, अनएम्प्लॉयड यूथ सुसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो रिपोर्ट के बारे में बताया था
जो एनसीआरबी की, कि किस तरीके से कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो किस तरीके से आज के में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग भी आप लोग यहां पर देखिए, अगर इसके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो जो आप लोग फील कर रहे हैं जिंदगी में, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। कितने सारे वो लोग आज के में सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े कई सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन तक सुसाइड कर रहे हैं आज की डेट में। क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, जाना लिखना, एक दूसरे का क्वेश्चन जो है उसको एनालाइज करना। और बहुत सारे बच्चे जो शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, कम से कम 2 या 3 के आंसर पढ़ लो, आप लोगों को पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखना है। जो लिख रहे हैं, फिर से बोल दूंगा हूं, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आना है, सीखना ही पर पड़ेगा आप लोगों को। तो जितने अच्छे से लिख लो उतना लंबे समय तक चीजें चलेंगी। फिर एक क्वेश्चन 2020 से पूछा गया, अभी 2021 का दिखाया, आंसर राइटिंग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर ये टॉपिक। बोला गया ए पॉजिटिव एटीट्यूड is considered to be an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under the extreme stress। समझ रहे हो आप लोग, कल को IAS IPS भी बनोगे ना भाई साहब, ऊपर नाचेंगे आप लोग के ऊपर पॉलिटिशियन। तो आप लोग लग रहा है बस एग्जाम निकाल लिया, नहीं, जो स्ट्रेस आप लोग आज की डेट में मैनेज नहीं कर पा रहे वो आगे बढ़ने वाला है। स्ट्रेस आप लोगों के ऊपर रहेगा, जॉब का, काम का आप लोगों को देखने को मिलेगा, आगे फैमिली बढ़ती है, बहुत सारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बढ़ेगी यहाँ पर। जैसे जैसे सीनियर पोस्ट पर जाओगे और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जरूरी है कि व्हाट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव जो एटीट्यूड इन ए पर्सन, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर कि क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है। दोनों क्वेश्चन टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, अच्छे से आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा जिससे कि कोई भी डाउट देखने को नहीं मिले। एक और स्लाइड है वैसे यहाँ पर, अगर बात करें जो आज की डेट में मेंटल जो डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर में 2019 की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा लोगों को एंजाइटी देखने को मिलती है, किसी चीज को लेकर घबरा जाना, डिप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके चलते अल्कोहल जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप लोग डिप्रेशन में ना, आप लोग की ईटिंग हैबिट चेंज हो जाएगी, आप लोग ज्यादा खाना स्टार्ट कर दोगे, ये दिक्कत देखने को मिलेगी। इसके जो फीनिया, ये एक तरीका पागलपन आप लोगों को देखने को मिलता है, मानसिक विकार बोलते हैं इसको। बाइपोलर डिसऑर्डर, आप लोगों के मूड जो है इतने ज्यादा स्विंग आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे जिसकी कुछ हद नहीं है। यानी कि डिसऑर्डर जो रहता है, जो कि डिप्रेशन से और फिर लोअर आप लोगों के अलग अलग से कई बार एंजाइटी काफी ज्यादा हो जाना, वो बोलते हैं। और कई सारे लोग इसी टाइम पर ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बता दी। अब आप लोग एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख पाएंगे डिटेल में अच्छे से। सारी चीज़ जो बताई हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे जो वे फॉरवर्ड हैं वो भी आप लोगों के लिखे हुए हैं। तो एक प्यारा सा आंसर लिखकर अगर आप लोग पोस्ट कर दोगे तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा, दोनों का आंसर देना दिल से। दिल से पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को ये आंसर देना है कि दिल्ली के मेट्रो में कौन कौन बैठा है, यस या फिर नो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा इंसान जो है कभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर विजिट किया है। तो यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी भीड़ है उस मेट्रो के अंदर में कि इंसान को सांस लेने के लिए कई बार ऐसा रहता है, जब पीक टाइम रहता है, जब ऑफिस से लोग आते जाते हैं और मॉर्निंग में जब जाते हैं तो मतलब खस्ता हालत हो जाती है बिल्कुल। तो वो हालत दिल्ली के मेट्रो की है। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बातें मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को मतलब इस बात से क्या मतलब समझ में आता है। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि दिल्ली की मेट्रो की जैसी हालत है ना, ऐसी हालत देश की मेट्रो की नहीं है। अलग अलग सिटीज में आज के टाइम मेट्रो देखने को मिलती है। बहुत सारी सिटीज देश के अंदर ऐसी हैं जहां पर मेट्रो चल गई है। क्या आप लोगों के एरिया में मेट्रो है यहाँ पर? मुझे अभी भी याद है जब राजस्थान पीसीएस का पेपर देने गया था तो वहां पर जयपुर के अंदर जब सेंटर पड़ा था वहां पर, ठीक है, तो उस टाइम पर कंडीशन इतनी थी, मतलब नहीं वहां पर मेट्रो चली थी उस टाइम पर। तो मुझे समझ में, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जब उसमें ट्रेन में बैठे थे, मतलब मेट्रो में बैठे थे, तो उस पर्टिकुलर जो उसके अंदर में ले देकर मतलब कुल ऐसे बैठे थे, पूरी मेट्रो के अंदर में 15 से 20 आदमी हो गए। ओ भाई साहब, मैं दिल्ली की मेट्रो देख के वहां पे गया, मेरे तो माइंड में पिक्चर वही मेट्रो वाली। और मैंने जब देखा राजस्थान के अंदर है मेट्रो, मैंने कहा भाई ऐसी मेट्रो मिल जाए तो यार मजे आ जाए, लेट के जाओ आराम से। हालांकि वो एक अच्छी चीज नहीं है कि मेट्रो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी खाली चल रही है। इसी के ऊपर पार्लियामेंट्री पैनल के ऊपर बात की गई, उन्होंने बोला है कि आज की डेट में मेट्रो जो है वहां पर लो राइडरशिप देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। कुछ बड़ी बड़ी सिटीज को छोड़ दो तो सही है, बाकी के एरिया में मेट्रो की में जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो काफी कम देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से जो मेट्रो है देश के अंदर में वो काफी ज्यादा नुकसान में चल रही है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन वो पूछूं यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है इसके पीछे, लोग आखिर क्यों मेट्रो में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं? आप लोग कोई 1 या 2 रीजन बता सकते हो आप लोगों के हिसाब से कि हाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि एक तरीके से कि एक लोग शर्माते हैं, ठीक है, किसी को एसी में बैठने की आदत नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, हमारे रूट में मेट्रो है ही नहीं है, बहुत कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आप लोग रीजन बताइए, क्योंकि यहाँ पर इसी के ऊपर मुद्दा किया जा रहा है पूरा। तो अभी यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग देखते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला है
जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वाली है, कि अभी हमारी कंट्री में कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की जरूरत है मेट्रो को लेकर। अलग अलग जो एरिया में आप लोगों को जो मेट्रो चलती हुई नजर आती है, उसके लिए कई सारे देश के अंदर प्रोविजन है, तो उनको कैसे लेकर चलना है। तो इसके लिए 3 कानून है हमारे देश में, वो 3 कानून मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो उन 3 कानून को, जो 3 अलग अलग एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 3 जो कानून हमारे देश में बना रखे हैं, उन तीनों कानूनों को, यानी कि जो 3 अंडे हैं अलग अलग, उनको एक टोकरी में रखना है, ये बोला जा रहा है। यानी कि तीनों के तीनों कानून को यहाँ पर एक कानून में कन्वर्ट करना है, ताकि यहाँ पर चीजों को हैंडल किया जा सके। क्योंकि देश के अंदर 2 ही मेट्रो ऐसी हैं, एक तो दिल्ली मेट्रो और दूसरी मुंबई मेट्रो, जहां पर सांस नहीं है, एक तरीके से लोग आगे चले, उसमें एक बार कोई अंदर चला जाए तो बाहर अपने आप आ जाता है। इन 2 मेट्रो के अलावा हर एक मेट्रो में यहाँ पर दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। तो इसके पीछे कुछ रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर क्या रीजन चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। अगर बात करें पहले तो 3 जो कानून है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो है मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स एक्ट 1978, दूसरा है मेट्रो रेल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002, और तीसरा है रेलवे एक्ट 1989। तो ये 3 कानून हैं जिसके चलते जो ओल मेट्रोज प्रोजेक्ट है हमारे देश के अंदर कवर किए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर इनके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अगर बात करें 6 to 7 ईयर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन के बाद भी जो इशू है आज के डेट में वो देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली और जो मुंबई की मेट्रो को छोड़कर मैक्सिमम आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कई सारी जो चीजें हैं जिनके ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले तो फॉल्टी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट चलता है उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर वे में प्रस्तुत नहीं की जाती है। एक तो ये इशू देखने को मिलेगा। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम ही नहीं हो रहा है, मतलब बस हाँ मुंह उठाया और काम को कर दिया, ये पता नहीं था क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, जो भी हुआ देख लिया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं रिसेंटली जिनकी अभी डेथ हुई है, कीटो डाइट फॉलो कर रहे थे। कीटो डाइट मतलब उनको ये नहीं पता कि बस कीटो डाइट में दिक्कत क्या हो सकती है, अपनी बॉडी टाइप क्या है उसको चेक नहीं कर रहे हैं, बस कीटो डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब लेके चले गई कई सारे को कीटो डाइट, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोगों को डाइट पे जाना है, किसी तरीके से आप लोगों को एक तरीके से ना अपनी कैलोरी डेफिसिट करनी है, अपना फैट लॉस आप लोग करना है, तो प्रॉपर उसके बारे में पढ़ लो, प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज ले लो, या फिर किसी ट्रेनर के अंडर में जाकर काम करो। ऐसा नहीं कि कहीं पे 2-4 वीडियोस देख ली, ऐसी ऐसी वीडियो बन रही है आज के टाइम में भाई साहब हेल्थ के ऊपर, मेरा देख के सर चकरा जाता है। मतलब कोल्ड ड्रिंक में डाल के प्रोटीन पी लो, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्या क्या बातें बोली जा रही है। अलग अलग ही लेवल की इंडस्ट्री चल रही है वो लोगों को बर्बाद करने के लिए। तो एक इंसान से ऐसे सलाह लेना जो सर्टिफाइड ट्रेनर हो, जिसने उस पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग ले रखी हो, ऐसे ही नहीं कि किसी के भी चक्कर में पड़ जाना है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बॉडी बनाने के चक्कर में रहते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, जिम में अगर जाना भी है तो कोशिश करो दाल रोटी सबसे अच्छी है अपनी घर की, दही उसके साथ में ले लो, अपने घर का दलिया खाओ, 3-4 दालों को मिक्स करके उसका पाउडर बना लो। मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी मैं घर पे जाता हूं तो मेरी मम्मी क्या करती हैं, जैसे 3-4 दालें हो गई, जैसे कि मान लो कि कई सारे से, जैसे चना हो गया या फिर 2 जो भी आप लोगों के घर में दाल रहती हैं, उनको सबको चक्की में पिसवा लो। पिसवाने के बाद में उनमें हल्का सा मतलब एक तरीके से मीठा डालो और घी डाल के उनके लड्डू बनवा लो। बेस्ट प्रोटीन है भाई साहब, ये मैं मैक्सिमम टाइम में यूज करता हूँ। जब भी जाता हूँ तो मम्मी उनको लड्डू नहीं बांधती, एक डब्बे में पैक करके चम्मच से निकाल और खा, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये प्रोटीन हो गया आप लोगों के पास में, घर में दाल है, प्रोटीन हो गया आप लोगों के पास में। ये थोड़ी ना उसमें अलग से प्रोटीन, अपना पनीर खा लो यार, दूध को फाड़ के, प्रोटीन बन गया आप लोगों के पास में। थोड़ा सा आप लोग नॉन वेज पे जाना चाहते हो तो नॉन वेज में अंडे वगैरह आप लोग खा लो, जो भी आप लोगों को लगता है चिकन फिश जो खाते हैं वो खा लो अपना। ये फालतू की जो चीज आती है ना, इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं, वो उससे डिस्टेंस बना के रखनी है, बहुत खतरनाक चीजें है। तो प्रॉपर चीजें में नहीं होती तो फिर दिक्कतें निकल कर आती है। इसी के साथ में बात की जा रही है नेक्स्ट यहाँ पर प्रोविजन ऑफ पार्किंग एट द मेट्रो रेल स्टेशन। उसकी दिक्कत है, बहुत सारे मेट्रो रेल स्टेशन आप लोग ऐसे मिल जाएंगे जहां पर पार्किंग ही नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ऐसे भी है जहां पर टॉयलेट नहीं है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है, तो ऐसी भी सिचुएशन रहती है कहीं में। मतलब कई आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कहीं ऐसे अंदर टॉयलेट बना रखा है, कहीं ऐसे बाहर टॉयलेट बना रखा है। कई बार समझ नहीं आता भाई साहब, अंदर मतलब पता चला टॉयलेट अंदर था बाहर निकला है, मैंने कहा ये क्या, अब अंदर कैसे जाए। तो इसलिए जरूरी है चीजों पर फोकस देना। इसी के साथ में जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ाना जरूरी है कि कहां तक ये चीजें चलती हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर एरिया में बस बैठे हुए हैं, यानी कि एक तरीके से हमारे मोहल्ले में मेट्रो ही नहीं है, क्या करें, हमको तो फिर भी रिक्शा पकड़नी पड़ेगी, ऑटो वाले के साथ में बहस करनी पड़ेगी, वही सारी चीजें चलती है। उससे पूछो चलेगा, वो क्या नहीं चलेंगे, अगर चलेंगे भी तो इतनों को बैठा के चलेंगे। मतलब एक ही गोदी में दूसरे को बैठा लेना, तो ये सिस्टम है। तो इसलिए मेट्रो का प्रोजेक्ट जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, उतने इन्वेस्टमेंट के बेस पर प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर लोग जो है काफी ज्यादा चिंतित है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट चलता है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सबकी नजर होती है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारी दिक्कतें फिर निकल कर आती हैं। तो इसके ऊपर ये फोकस दे रहे हैं कि कैसे इसको सुधारा जाना है, और अगर कानून एक होगा तो फिर इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। सुना होगा ना, घर में एक चौधरी है तो आराम से काम कर लेता है, और पता चला सारे के सारे चौधरी हैं, फिर क्या करोगे? वो कहेगा मेरी चलेगी, वो कहेगा मेरी चलेगी, उस घर के 4 बंटवारे आप लोगों को हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं कि हमेशा जब तक माँ बाप है उनके हाथ में चौधर आनी चाहिए, और फिर उसके चलते फिर उसके नीचे जो जनरेशन आ रही है, तो इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे घर में। ठीक है, तो रिकमेंडेशन जो यहाँ पर बात करें, एक पैनल भी यहाँ पर आप लोगों को बात की जा रही है कि रिकमेंडेशन ऑफ द पैनल ने जो दी थी यहाँ पर, अभी हमारे देश में बोला गया कि लेस जो यहाँ पर जो लेस कैपिटल इंटेंसिव काम कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि बड़ी बड़ी मेट्रो बनाने की क्या जरूरत है, नैनो मेट्रो बना लो भाई साहब, छोटी छोटी सी मेट्रो बना लो। ठीक है, एक तरीके से नहीं, जहां पर लगना है, जहां तक पॉपुलेशन है नहीं, तो वहां पर पूरा सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, तो वहां पर एक तरीके से मेट्रो नियो करके यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही थी। ये एक मास रैपिड ट्रेन की बात की जा रही है, लो कॉस्ट और इफिशिएंसी अच्छी देखने को मिलेगी, और एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी देखने को मिलेगी। तो 2 और 3 टायर सिटीज में उनको लगाया जा सकता है। मेट्रो लाइट की बात की गई थी, डेडिकेटेड पाथ बनाना है, रोड के ऊपर आराम से उसको बिछाई जा सकते हैं चीजें। ठीक है, कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया, इंक्लूड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड उसके अंदर में और भी कई सारी चीजें स्टार्ट की गई, जैसे फेमा। ठीक है, मतलब एक कहने का यह कि जैसे अभी नहीं बोलते कि हाइब्रिड क्लास चल रही है, ऑनलाइन भी पढ़ लो और ऑफलाइन भी पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये कि इस तरीके से आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराई जाए जैसे आप लोगों को चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि क्लास में जाकर पढ़ना है तो वहां पढ़ लो, आप लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन ही मजा आ रहा है, फालतू में क्यों जाकर लेटना है वहां पर, अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करनी है, आराम से अपना घर का खाना मिलेगा, आराम से जिंदगी एंजॉय करेंगे, तो वो भी तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर काम कैसे होगा? इनके ऊपर काम ऐसे होगा जब कानून एक बनेगा। जब तक कानून एक ही नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा? तो बहुत सारे एरिया में आज के टाइम में मेट्रो का आप लोगों को जाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिटी जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप लोग देखते हैं बहुत सारी यहाँ पर पुणे, मुंबई, इंदौर, भोपाल, कानपुर, यहाँ पर आगरा, बहुत सारी जगह भी बनाई जा रही है जहां पर बन चुकी हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, इसी के साथ में लखनऊ, अहमदाबाद, यहाँ पर अभी काफी हद तक कुछ कुछ चलने भी लगी है, नागपुर, हैदराबाद। ठीक है, आप लोग इनमें से आते हैं किसी एरिया में जहां पर ये मेट्रो चल रही है, तो यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। अभी लोगों को आदत भी नहीं है, ऐसे रूट भी नहीं है जहां पर चीजें चल सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में काम किया जाए, तभी बैलेंस निकाला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे खेतों में खेती करना स्टार्ट कर दिया पर लेकिन प्रॉफिट आ नहीं रहा, किसान है फिर सुसाइड कर रहे हैं, तो वो वाली चीज हो जाती है। तो ये गलत है। फिर इस तरीके से स्टेट जो है सुसाइड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करे, अच्छे से यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, कानून एक लेकर आ जाए, तो वो ज्यादा बेटर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आप लोगों को मौका मिले, बस में जाना है, मेट्रो में जाना है, और दोनों का किराया एक है, तो किस में जाना पसंद करेंगे, बस में या फिर मेट्रो में? बताओ। तो यहाँ पर आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को। इन चीजों के बारे में मैं सोचने के लिए क्यों बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब इन चीजों के बारे में आप लोग सोचोगे तो आप लोगों का एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप होगा, सोचने का तरीका डेवलप होगा। वही सोच जो है आप लोगों को शौचालय में काम आएगी, मतलब शौचालय में नहीं वही सोच जो है आप लोगों को इंटरव्यू में काम आएगी। ठीक है, क्योंकि जब चीजों के बारे में आप लोग सोचते हो ना, तो आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालते हो। क्योंकि यहाँ पर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मजे मजे में फोन जो है कान जो उसमें पॉकेट में डाल दिया, ईयरफोन लगा लिया, भाई साहब स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा हो, अपना मजे लेते घूम रहे हैं, सुनते सुनते। ऐसा होता है ना मैक्सिमम टाइम ये तरीका जो है ठीक है, काम चलाने लायक है, पर लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, बैठकर प्रॉपर में देखने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें आप लोग की आंखें भी काम कर रही होती हैं, आप लोग के कान भी काम कर रहे होते हैं, आप लोग पेपर लेकर बैठो तो आप लोग के हाथ भी चल रहे होते हैं, आप लोगों को सोचने के लिए बोला गया वीडियो को पॉज करके, तो आप लोग सोच भी पा रहे हैं, तो उससे ज्यादा कुछ आप लोग सीख पाते हैं। तो वो तरीका होता है जिसमें आप लोग की ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो इंद्रदेव की इंद्रियां लगानी है आप लोगों को, अगर उस टॉपिक को ढंग से आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और लंबे समय तक याद भी रखना चाहते हैं। ठीक है, बेसिक है, इंप्लीमेंट करो, मजा आएगा जिंदगी जीने में। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बात की जा रही है। बात की जा रही है मेट्रोलाइट सिस्टम जो है वो एक मेट्रोलाइट सिस्टम जो है एक मास्ट रैपिड जो यहाँ पर ट्रांजिट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लो कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, इको फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है सेकंड टायर और थर्ड टायर सिटीज के लिए, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ में जो मेट्रो नियो सिस्टम है वो एक तरीके से वो रहेगा डेडिकेटेड पाथ, जो कि एक तरीके से यहाँ पर सेपरेट करेगा रोड ट्रैफिक विद इट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये एक अलग सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से फायदे के लिए है, खासकर छोटे छोटे एरिया में कई बार चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। सही स्टेटमेंट क्या है? 1, 2 या फिर कोई से भी नहीं, बताइए कौन सा है सही आंसर। अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया, तो सही आंसर है यहाँ पर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है यहाँ पर, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आए और कंफ्यूजन लेकर गए तो फिर क्या ही आने का फायदा हुआ। ठीक है, उन्हें खाना खाने आए और मजा ना आए। और एक तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक तरीके से वो कहते हैं कि
एक ने किसी ने दावत दी उसको, तो वो बंदा था नॉनवेज खाने वाला, तो खाने के बाद में पूरा चपेट गया उसको और फिर कह रहा है कि खाने में मज़ा नहीं आया। अबे मुर्गे की जान चली गई, तेरा मज़ा नहीं आया तो वो वाली बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम का टाइम चला गया और पढ़ने में मज़ा नहीं आया। तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए और समझनी भी ऐसी चाहिए ताकि किसी को पढ़ा भी सको जाकर, ठीक है। तब आप लोग उस टॉपिक को अच्छे सुनोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टॉपिक को ऐसे सुनो जैसे कि आप लोग जो है एक किसी को पढ़ा भी सको जाकर, तो उससे आप लोग और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में सुनोगे, तो उससे और चीज़ें आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सुनो और अच्छे से आप लोग एंजॉय करो। फीडबैक जरूर दे दिया करो, 1 सेकंड लगती है, इससे मुझे पता चलता है कि लेक्चर कैसा आप लोगों को पसंद आ रहा है, और दूसरा यूट्यूब को भी पता चलता है कि ये वीडियो जो है इनअप्रोप्रिएट है या फिर अच्छी वीडियो है। तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा ये वीडियो अच्छी है बुरी है, तो वो आप लोगों का फीडबैक होता है, लाइक कर कर, डिसलाइक कर कर, कमेंट कर कर, शेयर कर कर, तो उसी से तो पता चलेगा ये आंख कान नाक है यूट्यूब के, तो आप लोगों को उसको बताना है, तो इससे चीज़ें जो है फिर सही डायरेक्शन में चलती है। ओके।